वित्त मंत्री पी चिदंबरम क्रिकेटर की तरह बातें करते नजर आ रहे हैं। भले ही देश की इकोनॉमी स्लो पिच पर हो, इसके बावजूद वित्त मंत्री ने कहा है कि स्लो रन रेट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगले एक महीने में वो 2020 के अंदाज में बैटिंग करेंगे और रिफॉर्म के बड़े बड़े छक्के लगाएंगे। हालांकि उन्होंने यह जरूर याद दिलाया कि रिफॉर्म्स वनडे मैच नहीं है, टेस्ट क्रिकेट की तरह है जिसमें हर बॉल पर चौके छक्के नहीं लगते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इकोनॉमी पर अब परफॉर्म करने का दबाव किसने बनाया है। वित्त मंत्री को अब फटाफट खेलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे 9 साल सरकार ने इतना स्लो खेला कि अंतिम ओवर में अब रन रेट बढ़ाने का प्रेशर है। वित्त मंत्री क्या अब अंतिम ओवर में बड़ी पारी खेल पाएंगे और निवेशकों का भरोसा जीत पाएंगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदिति गोदरेज, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर इन चीफ ए.के. भट्टाचार्य और आइक्रा की सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। लेकिन हम इनसे चर्चा करें उसके पहले आपको बताएं कि वित्त मंत्री ने आज क्या भरोसा दिलाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगले एक महीने रिफॉर्म से जुड़े हुए कई बड़े ऐलान होंगे। एफडीआई की सीमा बढ़ाने पर फैसला जून के अंत तक हो सकता है। कई सेक्टर्स को इससे फायदा मिलेगा। नियम और आसान करने के लिए सेबी भी जल्द ही फैसला लेगी, जिससे विदेशी निवेश खासतौर पे काफी हद तक देश में आ सके। इसके अलावा गैस की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें जो बढ़ाई जानी है, करीबन $4.25 से बढ़ाकर $6.5 $7 तक करने की बातें चल रही हैं। कोयले की कमी से बहुत सारे प्लांट्स बंद पड़े हैं, उनको कोयले के आवंटन का और उसकी प्राइसिंग का फैसला लिया जाना है। यह सब कुछ होगा। अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जल्द ही बड़े कदम उठाए जाएंगे और उनका कहना है कि करीब 225 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में से करीब 40 प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, जिन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। और इसमें से काफी कुछ इसी महीने करने की बात उन्होंने कही है। तो वित्त मंत्री फिलहाल काफी जल्दी में है और वो जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई वो कामयाब हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। मिस्टर भट्टाचार्य, आपकी राय सबसे पहले। वित्त मंत्री आज जो क्रिकेट की भाषा बोल रहे थे, क्या ये कहना चाहिए कि दरअसल एक टेस्ट मैच था जिसको इस सरकार ने यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ने मिलकर के, कहना चाहिए, एक 2020 के मैच में तब्दील कर दिया है और अब पिंच हिटर के तौर पे पी चिदंबरम को उतारा गया है। पिछले कई महीनों से, अगस्त सितंबर से जब से वो आए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए मुमकिन होगा कुछ कर दिखाना? देखिए, क्रिकेट की भाषा में अगर बोले तो समस्या वहीं से जुड़ी हुई है। ये जो मैच जो था, ये टेस्ट मैच था, पर टेस्ट मैच की शुरुआत में अगर आप ठीक तरह से नहीं खेले तो टेंडेंसी यही होता है कि पारी के आखिरी में आकर आप सोचते हैं कि अगर 2020 खेलें या वनडे की मैच की तरह खेलें तो वो मैच जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय अर्थनीति की दुर्वस्था जो है वो इसी तरह है कि टेस्ट मैच में जो आपने जो शुरुआत की जो नींव रखनी थी, जो काफ़ी मजबूत नींव रखने की जो आपने जो खेलने का जो वादा किया था वो आपने नहीं किया। पर आखिर में जब आपके विकेट गिरते गए तब आपने सोचा कि अब तो पारी खत्म होने वाली है, तो अब 2020 की तरह हम क्रिकेट खेलें। अर्थनीति को आप इस तरह से मेरे ख्याल से संभाल नहीं सकते। मुझे लगता है कि जो भी इलाज अर्थमंत्री ने आज ऐलान किया है वो सारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, और जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो हैं उससे मेरे ख्याल से अर्थनीति की जो इस वक्त जो वीक जो फंडामेंटल्स इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इम्प्रूवमेंट शायद नज़र ना आए। अगर आप देखें, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट का जो समस्या जो है, ये जो चालू खाते का जो घाटा, वो एक दिन में निकल नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी हमारी जो अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल वीकनेसेस हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और गंभीर भी हैं। तो अगर उसको आप ठीक तरह से न देखें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रुपया मजबूत हो जाएगा फिर से, और चालू खाते का जो घाटा वो अगले तिमाही में फिर से ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक संतुलन नहीं लगता मुझे इस ऐसे बातों में, और एक इंटरनल अंदरूनी एक कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखाई आती है। तो आपने क्रिकेट की बात कही, मैंने क्रिकेट की जवाब दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दरअसल वित्त मंत्री चाहते हैं कि ग्रोथ बढ़े। ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा इंडस्ट्री की ओर से। गोदरेज साहब, आप क्या आश्वस्त हुए हैं? इतनी सारी जो बातें वित्त मंत्री ने कही हैं, आपको लगता है कि ये इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? आपका भरोसा कितना जगह है? नहीं, मैं समझता हूं कि
ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा है कि कई मेजर्स लिए जाएंगे जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ सकेगा। सेबी भी कोई अनाउंसमेंट्स करेगी और मैं समझता हूँ कि 1 से 2 हफ्ते में ये अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल अच्छी तरह आ जाएगा और उससे मैं समझता हूँ कि रुपी अप्रिसिएशन भी आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि 2-3 हफ्ते में रुपी वापस डॉलर के बराबरी में लगभग 55 तक पहुँच जा सकता है। ये अब डिप्रिसिएशन हुआ है वो एग्जैजरेटेड रिएक्शन है और मैं समझता हूँ कि नॉर्मल से रिस्टोर की जाएगी 2-3 हफ्ते में। अदिति, एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे आप सहमत हैं? ये ऑप्टिमिज्म जो गोदरेज साहब बता रहे हैं आप शेयर करती हैं? देखिए, रुपये में वॉलेटिलिटी तो हमने काफ़ी देखी है पिछले 2 साल में। पर्टिकुलरली हमने वीकली काफ़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी देखी है जो पार्टली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से रही है और कुछ हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से भी रही है। तो अगर जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आज रिफॉर्म्स एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में आने के लिए अनाउंस किए हैं, अगर ये आ जाता है तो डेफिनेटली कुछ नियर टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है रुपये पे। लेकिन ओवर द लॉन्गर रन जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2 सालों में देखी है वो दोनों तरफ रुपए को खींच सकती है और पर्टिकुलरली ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। अभी जैसे हमने देखा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग को टेपर डाउन करने की बातें जैसे होने शुरू हुई हैं, उसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट वाले नेशंस की करेंसीज में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इंटरनेशनल ग्लोबल फैक्टर्स हैं, तो इनकी तरफ से भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी आगे आने वाले महीनों में। और अल्टीमेटली इंडिया एक बहुत ही मेजर करंट अकाउंट डेफिसिट नेशन है। हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी स्ट्रक्चरल है और काफ़ी इनलास्टिक है, तो उसकी वजह से जो कंसर्न्स हैं वो तो ओवरनाइट नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो अगर आप बहुत तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो विकेट कई बार निकल जाता है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि इस समय सरकार जो कदम उठा रही है वो कुछ हद तक शायद बैकफायर करते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद जहां टिकी हुई थी कि गोल्ड के दाम थोड़े दुनिया के बाजारों में गिरने लगे हैं तो उससे थोड़ी राहत मिल पाएगी। सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए गोल्ड का इंपोर्ट रोकने के लिए, लेकिन मिस्टर भट्टाचार्य दरअसल जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले साल हमने 850 टन का इंपोर्ट किया था, इस साल 5 महीनों में 550 टन आ चुका है। यानी साल अगर इसी रेट पे चलता रहा तो शायद 1100-1200 टन इंपोर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। देखिए, उल्टा होने का कारण भी काफ़ी है। सारा जो हमारा जो पॉलिसी मेकर्स का जो फोकस जो है वो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को किस तरह से हम फाइनेंस करें उसके ऊपर जुटा हुआ है। तो अगर आप कंप्लीट फोकस जो है करंट अकाउंट डेफिसिट के फाइनेंसिंग के ऊपर है तो एफडीआई बढ़ा दीजिए, एफआईआई को ज़्यादा पैसे आने दीजिए। मेरे ख्याल से जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं इस इकोनॉमी के उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस वक्त। सिर्फ किस तरह से जो डेफिसिट जो है चालू खाते का जो घाटा है उसको पूर्ण करने के लिए सरकार जो भी चीज़ ले रही है ना। गोल्ड की इंपोर्ट देखिए, गोल्ड का इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है? गोल्ड का इंपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्फ्लेशन इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को ज़्यादा दाम बढ़ भी जाए या घट भी जाए या इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा भी दिया जाए तो गोल्ड को इन्वेस्ट कर लीजिए आप। 20,000 टन जो गोल्ड भारतीयों के पास घर में पड़ा हुआ है ना, वो तो बहुत काफी एक गोल्ड एसेट है। मिस्टर भट्टाचार्य, अभी तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जारी किए गए हैं, आपको लगता है कि वो काम करेंगे? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में आप WPI के साथ इंडेक्स करेंगे तो वो किस इंसान
उस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में जाएगा वो। अगर आप सीपीआई के लिंकेज करेंगे तभी तो वो उसको भरोसा मिलेगा। अगर डब्ल्यूपीआई अगर 4% है, सीपीआई आपका 9.7% है, तो अगर एक आम इंसान अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, वो देखेगा कि वो किस तरह का इंडेक्सेशन है, वो एक डब्ल्यूपीआई इंडेक्सेशन है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन है। तो जब तक ना आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को सीपीआई का साथ जोड़ सकेंगे तो उसका कैसा इंस्ट्रूमेंट आएगा। उसका प्रॉब्लम तो वही है कि आप गोल्ड के इंपोर्ट को रोकने के लिए कैसी आप नीतियां का निर्धारण कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं। सरकार की समस्या वही है कि सरकार करंट अकाउंट गैप को फाइनेंस करने के लिए ही जुटी हुई है, पर जो देश की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारा देश के इंपोर्ट में पल्सेस एंड एडिबल ऑयल के इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि देश के जो कृषक जो हैं वो सिर्फ गेहूं और चावल का ही उत्पाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो उसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो अगर जो कृषि की जो इंसेंटिवाइजेशन है नॉन सीरियल क्रॉप के ऊपर, जहाँ पे वो कम हो गया है, उससे एडिबल ऑयल की इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, पल्सेस की इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, हालांकि डिमांड बढ़ गया है वहाँ पे काफ़ी। तो हमारी अगर आयात का अगर आप एक लिस्ट देखें, उस आयात में सोने के सिवा ये एडिबल ऑयल का भी मतलब शेयर बढ़ गया है, पल्सेस का शेयर बढ़ गया है। तो हमें ये सारी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तरफ नजर देनी चाहिए। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है घाटे को किस तरह से पूर्ण किया जाए, किसी तरह से डेट के अंदर एफआईआई ला दिए जाए, किसी तरह से कैप निकाल दें ऊपर से एफडीआई का, जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। पर एफडीआई कैप उठाने से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो देश में जो इन्वेस्टमेंट की जो एनवायरमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए, रिटर्न्स बढ़ जाए। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है भट्टाचार्य साहब की राय में कि एक अर्थशास्त्री की तरह मैनेज करने की जगह शायद इकोनॉमी को एक अकाउंटेंट की तरह मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो जाए, बस काम हो गया। लंबा नजरिया शायद वाकई सरकार के पास नहीं है। तो इन अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर दरअसल सरकार क्या कर सकती है और वो क्यों काम नहीं कर पा रही है, इस सवाल का जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद।